क्या आपको भी मैथ्स और स्टैट से प्यार है और आप एक ऐसा करियर चाहते हैं जहां पे स्टार्टिंग सैलरी लाखों में हो, जहां पर कोई रिसेशन का डर ना हो? तो आज का ये वीडियो आपके लिए है। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ एक्चुरियल साइंस। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एक्चुअली क्या होता है, इसका स्कोप क्या है, सैलरी कितनी होती है, स्टार्टिंग सैलरी कितने स्टेजेस होते हैं और कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है। एवरीथिंग हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो एंड वेलकम एवरीवन, मैं हूं सीएम धनराज और आप देख रहे हैं हमारा चैनल प्रज्ञान कॉमर्स। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्चुअल साइंस के कंप्लीट रोड मैप के बारे में। तो अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिए और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। ये कंप्लीट रोड मैप होने वाला है, एक्चुअली क्या होता है, इसका स्कोप क्या है, क्या सैलरी है, वगैरह वगैरह हम इस सभी वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि व्हाट इज एक्चुअल साइंस, तो इन सिंपल टर्म्स एक्चुअली इज अ रिस्क मैनेजर। क्या करता है एक्चुअली? रिस्क को मैनेज करता है या रिस्क को कैलकुलेट करता है। खासकर इनकी जो जरूरत होती है इंश्योरेंस कंपनीज में, पेंशन फंड्स जो होते हैं, इसके अलावा फिनटेक कंपनीज में होती है, जो हमारी कंसल्टेंसी फर्म्स हैं उनमें इनकी रिक्वायरमेंट्स होती है। बहुत ज्यादा ह्यूज स्कोप है, हम बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे। दे यूज द पावरफुल कॉम्बिनेशंस ऑफ मैथमेटिक्स, इनका मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स एंड फाइनेंशियल थ्योरीज टू दी प्रिडिक्ट एंड मैनेज द फ्यूचर रिस्क। ये रिस्क को मैनेज करते हैं और जो रिस्क को मैनेज कर ले, समझ लो वो प्रॉफिट को मैनेज कर लेगा, प्रॉफिट को इंक्रीज करने में काफी मदद करेगा। रिस्क रिड्यूस होती है तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट बढ़ने के चांस ज्यादा हो जाते हैं या कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। तो लाइक इंश्योरेंस क्लेम्स, ठीक है, स्टॉक मार्केट क्रैशेस एंड अनएक्सपेक्टेड बिजनेस लॉसेस। तो हम सिंपली अगर बात करें तो इंश्योरेंस कंपनीज, पेंशन फंड्स एंड मेजर बैंक्स कैन नॉट टेक द सिंगल स्टेप विदाउट देम। अगर ये ना हो, एक्चुअलीज ना हो, तो ये कोई भी काम नहीं कर सकते या कोई भी स्टेप नहीं ले सकते, आगे नहीं बढ़ सकते। तो ग्लोबल प्रोफेशन अगर मैं बात करूं, इसमें एंट्री लेने के क्या तरीके हैं, तो सबसे पहले तो जो मैं बात करता हूं कि अगर आप इंडिया में हैं तो इंडिया में हमारा जो इंस्टीट्यूट है IAI, इंस्टीट्यूट ऑफ एक्चुअरी ऑफ इंडिया, जो कंडक्ट कराता है हमारे इस एग्जाम को, इंस्टीट्यूट ऑफ एक्चुअरीज ऑफ इंडिया, प्राइमरी बॉडी ऑफ इंडियन कैंडिडेट्स के लिए ये है। इससे पहले जब इंडिया में ये बॉडी नहीं हुआ करती थी या ये बहुत ज्यादा फेमस नहीं थी, तब ज्यादातर लोग IFOA, ठीक है, जिसका नाम है इंस्टीट्यूट एंड फैकल्टी ऑफ एक्चुरीज, ये यूके का एक बॉडी है जो ग्लोबली रिकॉग्नाइज यूके बेस्ड बॉडी है। हम दोनों के बारे में डिटेल डिस्कस करेंगे, लेकिन मेरा मेनली जो फोकस होगा वो होगा इंडिया में। अगर आपको एक्चुअली बनना है तो किस तरीके से हम क्या प्रोसेस करेंगे, मैं आपको ये बता देता हूं। यूके से करना आसान होता है बट फीस ज्यादा होती है और इंडिया के लोग बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव होते हैं। तो आपको डेफिनेटली इंडिया से सस्ता पड़ने वाला है और यूके से महंगा पड़ने वाला है। लेकिन अगर पासिंग परसेंटेज की बात करूं तो इंडिया का पासिंग परसेंटेज कम है एज कंपेयर टू यूके, ठीक है। तो ग्लोबल प्रोफेशन है दोनों ही, अगर आप इंडिया से भी कर सकते हैं, बाहर अगर आप चाहें तो यूके से भी कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी की मैं बात करता हूं, अगर इस कोर्स में, अगर इस प्रोफेशन में अगर आपको एंटर होना है तो क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, एलिजिबिलिटी? तो अगर आप 12th पास है, कॉमर्स और साइंस अगर बैकग्राउंड है आपका, ठीक है। दूसरी चीज मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि मैथ्स और स्टैट में आपका इंटरेस्ट होना चाहिए। अगर आपको उससे प्यार है तभी आप इस प्रोफेशन में आना, क्योंकि मैथ्स बहुत ज्यादा यूज होता है, स्टैट बहुत ज्यादा यूज होता है, अदरवाइज ये आपको टफ फील होने वाला है, ठीक है। अदर देन हम जैसे CS, CMS, CS की बात करें, CFA की बात करें, तो उसके कंपेयर में इसमें जो है स्टैट और मैथ्स का बहुत ज्यादा यूज होगा और यहाँ के जो सब्जेक्ट्स हैं उनके तो नाम ही इस टाइप के होते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है या पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट है तो बेस्ट करियर ऑप्शंस हैं जिनका मैथ्स है, यानी BSc मैथ्स के कोई भी स्ट्रीम का बंदा कर सकता है, स्पेशली मैथ्स और कॉमर्स तो कर ही सकते हैं। लेकिन अगर आपका मैथ्स है, स्टैट्स है, इकोनॉमिक्स है, फाइनेंस है, तो इन स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट करियर ऑप्शन होने वाला है। स्पेशली मैथ्स और स्टैटिस्टिक में अगर आपका इंटरेस्ट है तो ही इस प्रोफेशन में एंटर करने का फायदा है, अदरवाइज आपको ये प्रोफेशन रुला देगा गाइस, ठीक है। इट्स नॉट वेरी इजी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सब्जेक्ट्स, आप समझ लीजिए इसके, ठीक है। सब्जेक्ट्स के बारे में मैं बात करता हूं तो यहाँ के जो सब्जेक्ट्स होंगे, जिनको कोर प्रिंसिपल सब्जेक्ट्स हम कह सकते हैं, इनके सब्जेक्ट्स के नाम भी ऐसे ही होंगे, कोर प्रिंसिपल्स। द फाउंडेशन, जिसमें हमारे पास CS, ठीक है, कोर स्टैट्स एंड कोर मैथ्स सीरीज होती है, इनके इस तरीके से ही नाम होते हैं, ठीक है। CS हो गया, CM हो गया, कोर स्टैट हो गया, कोर मैथ्स हो गया। दीज पेपर्स फ्रॉम द मैथमेटिकल कोर ऑफ द कैरिकुलम एंड फोकस ऑन द प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक एंड मॉडलिंग, ठीक है। तो इनके 4 सब्जेक्ट्स होते हैं। CS1 जो एक्चुअल स्टैटिस्टिक हो गया, ठीक है। CS2 रिस्क मॉडलिंग एंड सर्वाइवल एनालिसिस हो गया। CM यानी कि कोर मैथ्स जिसको कह सकते हो, एक्चुअल मैथमेटिक्स, ठीक है, जिसमें इंटरेस्ट एंड एन्युटी कैलकुलेट करना सीखते हैं आप। इकोनॉमिक्स, मॉडलिंग वगैरह CM2 है, ठीक है। टोटल यहाँ पर 13 सब्जेक्ट्स होते हैं। तो कोर प्रिंसिपल्स के अंदर आपके ये टोटल 7 सब्जेक्ट आते हैं, 4 आपके ये रहे, ठीक है। बाकी आगे मैं बढ़ता हूँ।
कोर प्रिंसिपल्स बिजनेस साइड से अगर आप देखेंगे तो जिनका नाम हो गया सीबी, कोर बिजनेस, ठीक है। अगर आप यहां पे देखेंगे तो CS1, CS2, कोर स्टैट 1, कोर स्टैट 2, कोर मैथ्स एंड कोर मैथ्स 2, 1 एंड 2। ऐसे ही आपके यहाँ पर कोर प्रिंसिपल्स में कोर बिजनेस आ जाएगा, CB1, CB2, CB3। टोटल अगर आप देखेंगे तो ये 7 सब्जेक्ट्स हो गए। कोर प्रिंसिपल्स के अंदर आपके 7 सब्जेक्ट्स आते हैं, ठीक है। आगे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इनका फीस स्ट्रक्चर वगैरह कैसा होगा। अच्छी बात यह है कि आपको इंडिविजुअल पेपर भी आप दे सकते हो, ठीक है। तो बिजनेस फाइनेंस, कोर बिजनेस में जो आपका फर्स्ट सब्जेक्ट होता है कोर फाइनेंस, बिजनेस फाइनेंस रिलेटेड होगा, कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग, अकाउंट्स एनालिसिस एंड कैपिटल स्ट्रक्चर, ये अकाउंटिंग स्टूडेंट्स के लिए हो गया। कोर बिजनेस 2 में क्या आता है, बिजनेस इकोनॉमिक्स आता है, माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स फॉर बिजनेस एप्लीकेशंस। फिर CB3 यानी कि कोर बिजनेस 3 में क्या आएगा, बिजनेस मैनेजमेंट, प्रोफेशनलिज्म, लीगल इश्यूज एंड मैनेजमेंट स्ट्रेटजी। ये आपके शुरुआत के 7 पेपर्स हो गए जो आपने कंप्लीट कर लिए। अब आते हैं एडवांस स्टेज पे, ये आपका बेसिक प्रिंसिपल स्टेज हो गया जहां पर आपके 7 सब्जेक्ट्स होते हैं। अब एडवांस स्टेजेस में आपके टोटल यहां पर आप देखोगे तो कोर प्रिंसिपल्स एंड स्पेशलिस्ट प्रिंसिपल एंड स्पेशलिस्ट एडवांस, ये 3 स्टेप है। सबसे पहले कोर प्रैक्टिस में आपके 3 सब्जेक्ट होते हैं, CP1, कोर प्रैक्टिस 1, कोर प्रैक्टिस 2, कोर प्रैक्टिस 3, ठीक है। इसमें मॉडलिंग एंड कम्युनिकेशंस के ये टोटल सब्जेक्ट होते हैं 3, तो 3 सब्जेक्ट्स आपके यहां पर हो गए। 7 में ऑलरेडी बता चुका हूं आपको। अब आते हैं आप स्पेशलिस्ट प्रिंसिपल में। यहां पर आपके टोटल SP1 से लेके SP9 तक के सब्जेक्ट होते हैं, टोटल 9 सब्जेक्ट्स होते हैं। 9 में से आपको कोई 2 चूज करने पड़ते हैं, ठीक है। इनमें आपको 2 में आपको स्पेशलाइज्ड डोमेन जो आपका इंटरेस्ट एरिया है उसमें आप अच्छे से पढ़ाई करिए। ऐसे ही स्पेशलिस्ट एडवांस में टोटल 7 सब्जेक्ट होते हैं, 7 में से 1 में आपको मास्टर करना होता है। 1 मास्टर लेवल एडवांस पेपर आपको क्लियर करना होता है। तो 3 यहां पर हो गए, 2 यहां पर हो गए, 1 यहां पर हो गया, तो टोटल कितने हो गए गाइस, 6 सब्जेक्ट यहां पर हो गए। 7 + 6 कितने हो गए, 13 सब्जेक्ट्स। तो टोटल 13 प्रोफेशनल्स एग्जाम्स होते हैं आर रिक्वायर्ड टू बिकम द फेलो मेंबर, ठीक है। इसके बाद फेलोशिप कब मिलती है, जब आपका फाइनल डेस्टिनेशन हम कह सकते हैं फुल प्रोफेशन स्टेटस आपको कब मिलता है, जब आप ये 13 सब्जेक्ट क्लियर कर लेते हैं अच्छे से और आपके पास वर्क एक्सपीरियंस होता है। एक पर्टिकुलर टाइम के बाद आप फेलो मेंबर बन जाते हैं। एक एसोसिएट मेंबर होता है, वो जैसे ही आप एग्जाम क्लियर करते हैं आप एसोसिएट मेंबर बन जाते हैं, ठीक है। अगर इनके बारे में और डिटेल में आपको जानना है तो इनकी आप वेबसाइट पे भी जा सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं। यहाँ पर आप ये स्टैच्यूरी ऑफ इंडिया की जो है, एक्चुअली ऑफ इंडिया की जो वेबसाइट है, इस पे कोर प्रिंसिपल के आपके पास आप देख सकते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं। ये टोटल आपके 7 सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। ये 7 सब्जेक्ट्स आपके यहाँ पर कोर प्रैक्टिस में आपके पास कौन कौन से सब्जेक्ट्स मिल जाएंगे। 3 सब्जेक्ट्स होते हैं, एक्चुअल प्रैक्टिस, मॉडलिंग प्रैक्टिस एंड कम्युनिकेशन प्रैक्टिस। ये कंपलसरी है। टोटल आपके कितने हो गए, 7 3 10 सब्जेक्ट्स हो गए। अब स्पेशलिस्ट प्रिंसिपल में आपके 9 सब्जेक्ट में से 2 में आपको कोई भी चूज करना है। हेल्थ एंड केयर हो गया, लाइफ इंश्योरेंस हो गया, ठीक है, पेंशन एंड अदर बेनिफिट, जिसमें आपका इंटरेस्ट होगा उसमें आप जा सकते हो। इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस में जा सकते हो, फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स में जा सकते हो, जनरल इंश्योरेंस रिजर्व एंड कैपिटल मॉडलिंग हो गया, जनरल इंश्योरेंस प्राइसिंग हो गया और एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट। टोटल 9 सब्जेक्ट्स हैं। 9 में से आपको कोई 2 पकड़ लेने हैं, दूसरा जो भी आपको अच्छा लगे। एंड स्पेशलिस्ट एडवांस में से आपको कोई एक करना है, जैसे हेल्थ एंड केयर हो गया, लाइफ इंश्योरेंस हो गया, जनरल इंश्योरेंस हो गया, पेंशन एंड अदर बेनिफिट्स। यानी सीधी सी बात है, आप सब कुछ नहीं बन सकते, बहुत बड़ी फील्ड है एक्चुअली की। तो इनमें से कोई एक सब्जेक्ट्स आपको एडवांस लेवल पर, आप जैसे अगर सपोज करो आपको लाइफ इंश्योरेंस में आपको वैल्यूअर बनना है या रिस्क मैनेजर बनना है, तो आप लाइफ इंश्योरेंस पकड़ लो, जनरल इंश्योरेंस पकड़ लो, पेंशन एंड अदर बेनिफिट्स, तो कोई एक ही पकड़ोगे ना आप सब कुछ। तो ऐसा नहीं है कि सारे सब्जेक्ट्स आप कर लो, ठीक है। तो ये आपने कर लिया। तो इस तरीके से आपके टोटल 13 सब्जेक्ट्स जैसे आप क्वालिफाई करते हो आप बन गए एक्चुअली। अब आगे की हम कहानी की बात कर लेते हैं। आगे क्या क्या है, IAI वर्सेस IFOI, ठीक है। अगर आप इंडिया और यूके से, ठीक है, ये हमारा इंडिया का इंस्टीट्यूट है, ठीक है, और ये यूके का इंस्टीट्यूट है। भाई ये दोनों में अगर आप डिफरेंस देखोगे तो अगर मैं एग्जाम फॉर्मेट की बात करूं तो ऑनलाइन होता है, ठीक है, रिटर्न प्लस MCQs। लेकिन यहां पर ओपन बुक एग्जाम जो होता है यूके में होता है, हमारे यहाँ ओपन बुक नहीं है। जैसे ओपन बुक में क्या होता है, आपके सामने बुक होती है जो इंस्टीट्यूट बुक देता है, उस बुक में से देखकर आपको सॉल्व करना होता है। ये मत सोचना फिर तो बहुत आसान हो जाएगा, भाई पेपर बहुत ही अच्छे लेवल का सेट होता है, पेपर पलटते ही रह जाओगे, आपका पेपर नहीं होने वाला। कॉस्ट की अगर मैं बात करूं तो अफोर्डेबल है। हर एक सब्जेक्ट की जो फीस होती है 3000 से 10,000 के आसपास होती है, ठीक है, मैक्सिमम। जबकि ये एक्सपेंसिव होता है क्योंकि यहां पर यूरो में फीस लगेगी आपकी 200 से 500 यूरो। अगर आप इसको कन्वर्ट करोगे 100 के साथ भी, जो कि लगभग ऊपर ही है, 130 के आसपास का यूरो चल रहा है, तो भाई यहां पर जो फीस होती है लगभग आपकी 30,000 से लेकर 70,000 तक फीस जा रही है। यानी कि सीधी सी बात है, यूके से करना बहुत महंगा पड़ जाएगा। इंडिया में रहकर ही कर सकते हो आप, बट महंगा पड़ जाएगा। दूसरी चीज, अगर पास परसेंटेज की बात करूं तो इंडिया का पास परसेंटेज जैसे जानते ही हो भाई,
इंडिया में तो पता नहीं ऐसा क्या करके रखा है, पासिंग परसेंटेज बहुत कम होता है, 15 से 30% होता है, लेकिन अगर मैं यूके की बात करूं तो 40 to 50% पासिंग परसेंटेज है, इसीलिए लोग यूके से करना प्रेफर करते हैं। दूसरा, ग्लोबल रीच की बात करूं तो स्ट्रॉन्ग रिकॉग्नाइज्ड बाय, मतलब अगर मिनिस्ट्री ऑफ जो हमारा कॉर्पोरेट अफेयर्स है इसके थ्रू, या हम कह सकते हैं कि वर्ल्ड वाइड वैलिड है, लेकिन अगर इसकी बात करूं तो ये लेजेसी इंस्टीट्यूट है और ग्लोबल ब्रांड है, तो आप यहां से करेंगे तो ज्यादा आपको मान्यता मिल जाएगी। एलिजिबिलिटी की बात करें तो इसके लिए एंट्रेंस टेस्ट होता है। अगर इंडिया में अगर आपको एंटर करना है 12th के बाद, तो एक्चुअल कंप्यूटर जो हमारा एंट्रेंस टेस्ट होता है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, ACET एग्जाम रिक्वायर्ड होता है, जबकि यहाँ पर 12th का स्कूल और यूनिवर्सिटी एंट्री लेवल एग्जाम जो होता है तो उसी के बेस पे आपकी एंट्री मिल जाती है। यानी कि आपको यूके में एंट्री मिल रही है डायरेक्ट 12th बेसिस पे, लेकिन यहाँ पर एंट्री हो रही है कॉम्पिटिटिव एंट्रेंस टेस्ट हो रहा है, ठीक है, एक्चुअल कॉम्पिटिटिव एंट्रेंस टेस्ट हो रहा है, उसको ये क्लियर करके ही आप एंटर कर पाओगे, ठीक है। तो ये चीज हो गई, दोनों में आपने डिफरेंस देख लिया। आगे बढ़ते हैं, फीस स्ट्रक्चर। अगर मैं इंडिया की बात करूं तो आप यहाँ पे देखेंगे एंट्रेंस की जो फीस होती है लगभग आपकी 3000 रुपए होती है, ठीक है। मेंबरशिप एनुअल फीस, अगर आप जब मेंबर बन जाते हैं तो 2000 रुपए सालाना आपको देना पड़ता है। कोर प्रिंसिपल जो सब्जेक्ट्स हैं इनकी सभी की फीस, जितने सब्जेक्ट्स थे आपके 7 सब्जेक्ट्स थे, ठीक है, इनकी फीस 5000 पर सब्जेक्ट। आप सब्जेक्ट वाइज यहाँ पर एग्जाम देते हो। दूसरा, आपने सीए में सीएस अदर प्रोफेशन में देखा होगा, वहां पर ग्रुप वाइज एग्जाम होते हैं, बट यहाँ पर आप सब्जेक्ट वाइज देते हो, तो जिस सब्जेक्ट्स की तैयारी हो गई है बढ़िया एग्जाम दे लो उसका। कोर प्रिंसिपल जो 3 सब्जेक्ट्स होते हैं उनकी 3000 ईच, ठीक है। देखो आगे बढ़ने के बाद फीस कम हो गई, मतलब इस बंदे ने ये कर लिया तो अब चलो फीस कम कर देते हैं। फिर आगे जैसे अगर आप एडवांस लेवल पर जाते हो तो जो CP1, CP2 और CP3 जो हमारे पेपर है, वहां पर 8000 से 10000 रुपए तक आपकी फीस है, सब्जेक्ट वाइज अलग अलग। स्पेशलिस्ट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे 6 से 7500 रुपए तक की फीस आपको देखने को मिल जाएगी। दूसरी बात करें तो फी फॉर, अगर आप यूके से करते हो, ठीक है, इंस्टीट्यूट ऑन एंड फैकल्टी ऑफ एक्चुअरी आर रफली 10x, 10 गुना फीस बढ़ जाती है। रीजन क्या होता है उसको, हायर ड्यू टू द करेंसी कन्वर्जन एंड यूके स्टैंडर्ड रेट्स, चूज वाइजली बेस्ड ऑन द बजट। अगर आपका बजट इंडिया के अकॉर्डिंग है तो इंडिया से करिए, पैसे की कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आप बढ़िया धनाट लोग हैं तो भाई आपको कहाँ यूके से कर लेना चाहिए, ठीक है। द रियलिस्टिक टाइमलाइन की बात करूं तो भाई कितना टाइम लगता है इस पूरे एक्चुअरी को कंप्लीट करने के लिए। अगर आप एक एक्चुरियल साइंटिस्ट या एक्चुरी इंडियन एक्चुरी बनना चाहते हैं तो कितना टाइम लगेगा, तो अगर मैं बात करूं तो 5 से 7 साल लग जाते हैं, एवरेज टाइम कंप्लीट होता है, क्योंकि 13 पेपर निकालने होते हैं। उन 13 पेपर में आपको कुछ ना कुछ टाइम, अगर मैं बात करूं, अगर आप 12th के बाद अगर एंट्री ले रहे हैं तो आपका 1 साल तो आप ये मान के चलिए कि जो एक्चुअली कॉम्पिटिटिव एंट्रेंस टेस्ट होगा ये आपको निकालना ही पड़ेगा। इसमें 2 पेपर होते हैं, CS1 और CM2, ठीक है। जो कोर स्टैट एंड कोर मैथ्स का पेपर होता है, ये पेपर आपने निकाल लिया, 1 साल लगभग आप रफली इसको लेके चलें। 2 से 3 साल आपको कहाँ लग जाएंगे, कोर प्रिंसिपल जो 7 सब्जेक्ट्स हैं उनको क्लियर करने में आपको लगभग यहाँ पे 2 साल का टाइम यहाँ पे लग जाएगा, 2 से 3 साल का, तो टोटल 3 साल यहाँ पर हो गए। चौथा साल जो है आपको कोर प्रैक्टिस CP1 जो आपकी सीरीज है, ठीक है, 3 सब्जेक्ट्स जो है, यहाँ पर कितने सब्जेक्ट्स हैं, 3 सब्जेक्ट्स हैं, इनको क्लियर करने में लगभग आपको 1 साल लग जाएगा। और 5 से 7 साल यानी कि जो आपका जो एडवांस लेवल के सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, उनको क्लियर करने में लगभग 2 साल आप वहां पे मान के चलिए, कुछ वर्क एक्सपीरियंस भी लोगे आप। इसके बाद अगर आपने किसी अच्छे रेपुटेड कॉलेज से, कुछ कॉलेज है इंडिया में रिकॉग्नाइज, अगर वहां से आपने डिग्री ले रखी है और अगर कुछ सब्जेक्ट्स आप वो पढ़ लेते हैं कॉलेज में जो यहाँ पर कॉमन है, तो आपको एग्जामिशन भी मिल सकती है, बट वो देखना पड़ेगा आपने कौन सी यूनिवर्सिटी से किया है, प्लस कौन से वो सब्जेक्ट्स हैं कि नहीं जो यहाँ पर कॉमन है, ठीक है, तो एग्जामिशन भी आपको मिल सकती है, ठीक है। अगर आप बात करें कि सिर्फ और सिर्फ इस डिग्री के साथ काम बन जाएगा, तो आज की इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में अगर आपको इस प्रोफेशन में एंटर होना है तो कुछ लैंग्वेजेस और कुछ एडवांस लेवल के जो आजकल डिमांड में है, डेटा साइंटिस्ट जो सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं उनको भी थोड़ा सा देखना पड़ेगा, ठीक है। तो टेक स्टैक्स अगर आपको एंटर करना है तो मॉडर्न एक्चुअरीज आर डेटा साइंटिस्ट, मॉडर्न एक्चुअरीज जो आज के एक्चुअरीज होते हैं वो डेटा साइंटिस्ट होते हैं। डेटा साइंस में मेरे को ऑलरेडी डिटेल वीडियो बना रहा है, अगर आपको वो वीडियो जल्दी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर दीजिएगा। यू नीड टू मास्टर दीज टूल्स सर्वाइव इन द इंडस्ट्री, अगर इंडस्ट्री में सर्वाइव करना है तो आपको इनमें मास्टर होना चाहिए, ठीक है। आर प्रोग्रामिंग, ये सब कोडिंग लैंग्वेजेस हैं, ठीक है। मैंडेटरी फॉर CS पेपर्स एंड स्टैटिकल मॉडलिंग में अगर आपको एंटर करना है या फिर इसको अच्छे से क्वालिफाई करना है तो आर प्रोग्रामिंग, ये 2 लैंग्वेजेस के बारे में आपने सुना होगा, आर प्रोग्रामिंग एंड पाइथन, ठीक है। SQL भी बहुत कॉमन है, ठीक है। एडवांस एक्सेल, अगर आपको एक्सेल चलाना नहीं आता तो उसको भी अच्छे से आप सीखें, ठीक है। BBA पावर क्वेरी एंड फाइनेंशियल मॉडलिंग एंड बेसिक रिक्वायरमेंट्स है,
ठीक है। और पाइथन और एसक्यूएल भी आजकल बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है, क्योंकि बहुत ह्यूज डेटा होता है, बिग डेटा में से हमको काम का डेटा निकालना होता है, तो ये सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस उस काम को आसान करती हैं। और इनके बेसिस पे आर और पाइथन, इन दोनों पर आपने डिटेल वीडियो में डेटा साइंस में बनाने वाला हूं। अगर आपको चाहिए तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। अब सैलरी प्रोजेक्शन की बात करें, भाई इंडिया में कितनी सैलरी मिलेगी एक एक्चुअरी को। अब एक अच्छी बात सुनिएगा, एक्चुअरी के स्टेप्स जितने आप क्लियर करते चले जाओगे उतनी आपकी सैलरी बढ़ती चली जाएगी। फ्रेशर की बात करूं, अगर 2-3 एग्जाम भी आपने क्लियर कर लिया ना 7 में से स्टार्टिंग में, तो आपकी सैलरी जो होगी 5 लाख से 8 लाख होगी सालाना। एक्चुअली की सैलरी इतनी ज्यादा क्यों है, ये आपको अगर पता करना है तो बने रहिए हमारे साथ लास्ट तक, मैं आपको उसका रीजन भी बताऊंगा। अगर आप एसोसिएट बन गए, एसोसिएट जैसे कि टोटल 13 एग्जाम क्लियर कर लिए, देयर इज नो एक्सपीरियंस, तो भी आपकी सैलरी 15 से 25 लाख रुपए सालाना होगी। और अगर आप फेलो मेंबर बन गए, एक्सपीरियंस ले लिया, 13 सब्जेक्ट क्लियर करने के बाद एक्सपीरियंस है आपके पास, तो आपकी सैलरी 35 लाख से 80 लाख रुपए सालाना होगी। यानी आप यहाँ पे देख सकते हो स्टार्टिंग सैलरी जो मैंने बात की कंप्लीट करने के बाद आपकी सैलरी लाख से तो ऊपर ही है गाइस, 15 लाख सालाना, यानी कि सैलरी 1 लाख रुपए से प्लस ही है। ठीक है। एक्चुअलीज गेट्स अ गारंटीड सैलरी हाइक 50K से 1.5 लाख फॉर एवरी सिंगल पेपर दे पास। जैसे जैसे पेपर पास करते चले जाते हैं उनकी सैलरी बढ़ती चली जाती है। इतनी ह्यूज डिमांड है इस प्रोफेशन की। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं, तो जरूर आप इसको कर सकते हैं। ठीक है। चूज योर स्पेशलाइजेशन। अगर आप भाई कोई भी, मैंने जैसे कहा कि आपके पास 13 सब्जेक्ट्स हैं, लेकिन इसके अलावा ये नहीं कि सिर्फ ओनली 13 है जिनको आपको करना है, बहुत सारे सब्जेक्ट हैं। जो स्पेशलाइजेशन के 9 सब्जेक्ट हैं उनमें से आपको 2 करने होते हैं। अगर आप लाइफ इंश्योरेंस में जाना चाहते हैं, मॉर्टेलिटी एंड एनालिसिस एंड पॉलिसी डिजाइन में, जनरल पीएनसी में जाना चाहते हैं, मोटर, होम एंड साइबर, ठीक है, जनरल इंश्योरेंस वगैरह हम कह सकते हैं। अगर इन्वेस्टमेंट में आप जाना चाहते हैं, रिस्क, पेंशन फंड्स, ठीक है, म्यूचुअल फंड्स, और इन्वेस्टमेंट में अगर आपका बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है तो इन्वेस्टमेंट बैंकर्स के यहाँ काम करना चाहते हैं, तो पोर्टफोलियो ऑप्टिमाइजेशन एंड क्वांटिटेटिव फाइनेंस में आप अपना करियर बना सकते हैं। आपको जो अच्छा लगता है, जो लास्ट के जो सब्जेक्ट हैं, जिनको आप 7 में से 1 और 9 में से जो 2 सब्जेक्ट हैं, वो इसी बेसिस पे आप कौन सी फील्ड में जाना चाहते हैं वो आप सब्जेक्ट्स करेंगे। अगर मैं आई मेंबर्स की बात करूं तो आप यहां पर चौंक जाएंगे या आप सरप्राइज हो जाएंगे कि इसकी डिमांड इतनी क्यों है। इंडिया में ओनली फेलो मेंबर्स हैं 654, यानी गाइस 1000 भी क्रॉस नहीं किया है। एसोसिएट्स हैं 254, ठीक है, यानी मैक्सिमम लोग 254, इसके ऊपर फेलो आते हैं, सबसे सीनियर जो होते हैं फेलो हैं। टोटल अभी तक इंडिया में लगभग 1944 में ये स्टार्ट हुआ था, या हम कह सकते हैं इसका जो पहला एग्जाम स्टार्ट हुआ था 1991 में। ठीक है, इन्होंने थोड़ा अच्छे से एग्जाम कंडक्ट कराना शुरू कराया था, पहला बैच 1991 के आसपास शुरू हुआ था। तब से लेकर अभी, यानी 1992 का तो मेरा जन्म है, ठीक है, मैं खुद 33 इयर्स का हो चुका हूं, तब से लेकर अभी तक 654 फेलो मेंबर्स हैं, एसोसिएट 254 हैं, जो नए नए लोग हैं जिनके पास अभी एक्सपीरियंस नहीं है बट वो क्लियर कर चुके हैं एग्जाम। और जो स्टूडेंट जो भी एग्जाम दे रहे हैं, वो अगर उनको भी टोटल जोड़ लूं तो इंडिया में 7187, यानी देयर इज नो कॉम्पिटिशन गाइस। बहुत कम लोग हैं जो इस प्रोफेशन में एंटर हुए हैं। टोटल देखा जाए तो 8100 प्लस लोग हैं जो एक्चुअरी की पढ़ाई कर रहे हैं या बन चुके हैं एक्चुअली इंडिया में। ठीक है, तो कितना बड़ा ह्यूज स्कोप होगा, जहां पर सीएस, सीएमएस, सीएस लाखों में है। ठीक है, वहीं पर इनमें आपको बहुत कम लोग देखने को मिलेंगे। इंडस्ट्री हायरिंग फेलो एसोसिएट्स की बात करूं तो कौन फेलो एसोसिएट्स को हायर करता है? इंश्योरेंस कंपनीज। लगभग इंडिया में 20-25 इंश्योरेंस कंपनियां, खुद सोचिए आप, 654 लोग हैं और इंश्योरेंस कंपनीज हैं, रीजंस कितने होंगे वगैरह वगैरह। ठीक है, री इंश्योरेंस कंपनीज जो हैं, कुछ री इंश्योरेंस कंपनीज हैं, कंसल्टिंग फर्म्स हैं, आपने नाम सुना होगा, पीडब्ल्यूसी है, डिलॉयट है, ईवाई है, केपीएमजी है, ये सब बड़ी कंपनी है, बीसीजी है। तो कंसल्टिंग फर्म्स को भी जरूरत पड़ती है एक्चुअली की। बैंक्स इंडिया में लगभग प्राइवेट और सब बैंक मिला लें तो 30+ बैंक हैं, प्राइवेट और पब्लिक को मिला लें तो। ठीक है, और फिनटेक कंपनियां भी हैं कुछ। ठीक है, तो इन सब कंपनीज को मिला लूं मैं तो लगभग 100+ बड़ी कंपनीज हैं जिनमें एक्चुअरीज की जरूरत है। बड़ी कंपनीज 100+ हैं जिनमें एक्चुअरीज की जरूरत है। इवन और भी अगर प्राइवेट और सबको मिला लूं तो 500+ हो जाती है, जिसमें 654 एक्चुअरीज ऑलरेडी काम कर रहे हैं। ठीक है, जो फेलो हैं। अगर आपको और डिटेल डिस्कशन करना है या डिटेल जानकारी चाहिए, अगर इंडिया की जानकारी चाहिए, एक्चुअली फ्रॉम इंडिया, तो आप actuaries.org पे विजिट कर सकते हैं। और अगर आपको यूके की जानकारी चाहिए तो ये वेबसाइट्स की लिंक है, आप यहाँ पर जा सकते हैं। और भी अगर आपको इसके अलावा कोई डिटेल जानकारी चाहिए, या अगर आप हमसे पर्सनली कुछ आपके डाउट्स हैं तो इन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप हमारा बारकोड डाउनलोड करके यहाँ से
इस बारकोड के थ्रू हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ पर आप फ्री टेस्ट सीरीज दे सकते हैं 11-12 स्टूडेंट्स के लिए। जो स्टूडेंट्स एजुकेशन में अगर ग्रेड 1 टीचर्स की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए भी बेस्ट है ये, ठीक है। और अपने दोस्तों को आप हमारा ये ऐप रेफर कर सकते हैं। यहाँ पर आपको नोट्स मिल जाएंगे, आपको बहुत सारा कंटेंट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल मिल जाएगा। देयर इज नो कॉस्ट। इसको डाउनलोड करने के बाद आपसे एक सिंगल पैसा चार्ज नहीं किया जाता है। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर स्टिल अभी भी आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए ये बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, नेक्स्ट टॉपिक या नेक्स्ट करियर ऑप्शंस के बारे में। तब तक घर पे रहिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।